मेरी बहू रात को चुपके से वैसलीन लेकर जाती। उसके बाद कमरे से उसके रोने और सिसकियों की आवाजें आती। एक दिन मैंने दरवाजे पर कान लगाकर सुना तो होश उड़ गई। बेटे ने बहू से कहा, पीछे घूम। और फिर मेरा नाम संदीप है। परिवार में सिर्फ मैं, मेरा पति, मेरा बेटा अमन और बेटी रामा ही हैं। हम गांव में रहते थे, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हमने शहर भेज दिया था। मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी थी और अब मैं अपने बेटे के लिए अच्छी लड़कियों के रिश्ते देख रही थी, क्योंकि मेरी बेटी की भी अच्छी नौकरी लग चुकी थी और वह दूसरे शहर में रहकर नौकरी कर रहा था। मेरे एक रिश्तेदार ने हमें अपनी पहचान की एक लड़की का रिश्ता बताया। मैं और मेरे पति जब उस लड़की को देखने गए तो पहली ही नजर में वह लड़की मुझे भा गई। उसकी सरलता और सीधापन मेरे दिल को छू गया। मैं जैसी बहू अपने बेटे अमन के लिए चाहती थी, मुझे वह लड़की वैसी ही लगी। हम लोगों को तो वह लड़की बहुत पसंद आई, लेकिन अब बस मैं चाहती थी कि मेरा बेटा भी उस लड़की को पसंद कर ले। मैंने फोन करके अपने बेटे को गांव में ही बुला लिया और उसको बताया कि हमने तुम्हारे लिए एक लड़की को पसंद कर लिया है। मेरी बात सुनकर अमन के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने उसे कहा कि तुम परेशान मत हो, पहले तुम लड़की से मिल लो, उससे बातचीत कर लो, उसके बाद ही हम किसी अंतिम फैसले पर पहुंचेंगे। 2 दिन के बाद हम अमन को लड़की वालों के घर लेकर गए, ताकि वह भी उस लड़की को अच्छे से देख ले और जो भी उसे जरूरी सवाल करने हो वह भी कर ले। जब हम घर लौटकर आए तो मैंने अपने बेटे से कहा कि बताओ बेटा, तुम्हें वह लड़की जिसका नाम परी था कैसी लगी। मेरे बेटे ने हमें कोई खास जवाब नहीं दिया था। उसने कहा कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। हमने सोचा कि शादी एक बहुत बड़ा फैसला होता है, तो एकदम से कोई नहीं ले सकता, इसलिए हमने अपने बेटे को थोड़ा सोचने का वक्त दे दिया। ऑफिस से ज्यादा लंबी छुट्टी न मिल पाने के कारण मेरा बेटा अगले ही दिन वापस अपने शहर लौट गया। लेकिन 1 हफ्ते के बाद ही मेरे बेटे ने फोन करके मुझे और मेरे पति को अपने पास बुला लिया। उसने कहा कि मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। मेरे मन में तरह तरह की आशंकाएं आने लगीं। मुझे लगा कि कहीं मेरे बेटे ने शहर में किसी को पसंद तो नहीं कर लिया। खैर, बेटे ने बुलाया था तो जाना तो था ही, इसलिए हम लोग तुरंत ही उसके पास पहुंच गए। शाम को ही वह जब घर लौटा तो अपने साथ एक लड़की को लेकर आया था। वह लड़की दिखने में तो सुंदर थी, लेकिन उसका जो पहनावा था वह मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा छोटे कपड़े पहन रखे थे। लेकिन मैंने सोचा कि शहर की लड़कियां इसी तरह के कपड़े पहनती हैं। मेरे बेटे ने कहा कि माँ, मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ। उसने मेरे पति से कहा कि वह इसी लड़की से शादी करना चाहता है। अमन की यह बात हम दोनों पति पत्नी पर बिजली की तरह गिरी। उस वक्त तो हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे का मुंह ही देखते रह गए। हमने अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहा। अमन ने कहा कि आपको मिनी से अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरा बेटा जिस लड़की को प्यार करता था उस लड़की का नाम मिनी था। मेरा उस लड़की के साथ कुछ भी पूछने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि उसका पहनावा और जो उसके हाव भाव थे उन्हें देखकर ही मेरा मन भर चुका था। लेकिन अपने बेटे की खुशी की खातिर मैंने उसे 1-2 सवाल किए तो उसका साफ कहना यह था कि वह ज्वाइंट फैमिली में बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर सकती है और शादी के बाद भी वह इसी तरह के कपड़े पहनेगी। वह एक मॉडल लड़की है जो गांव की देहाती औरतों की तरह नहीं रह सकती है। मिनी का 2 टूक जवाब सुनकर उसे आगे कुछ कहने सुनने की मेरी कोई हिम्मत नहीं हुई। जब मिनी चली गई तो मैंने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की कि बेटा, तुम्हें भले ही आज ऐसा लग रहा है कि लड़की तुम्हारे लिए सही है, लेकिन मेरी बात मानो, ये लड़की तुम्हारी जीवन साथी बनने के काबिल नहीं है। मेरी बात सुनकर अमन गुस्से में आ गया और बोला, माँ, आप तो पूरी जिंदगी गांव में रही हैं और आप क्या जाने शहर की लड़कियां कैसी होती हैं। वह बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है जो आज नौकरी कर रही है, अपने पैरों पर खड़ी है और उसे पूरा हक है कि वह अपने जीवन में जो चाहे वह करे। उसका जो मन हो वो पहन सकती है। मैंने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की बात सिर्फ पहनावे की नहीं है बेटा, हर इंसान में संस्कार होना बहुत जरूरी होता है, जो कि मुझे उस लड़की में कहीं भी किसी भी तरह से दिखाई नहीं दिया है। मेरे पति ने भी
अमन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो था कि मानने को तैयार ही नहीं था। उसके बाद हमने सोचा कि अगर हमारा बेटा उस लड़की के साथ ही खुश है तो हमें भी उसकी खुशी में ही खुश रहना चाहिए। इसलिए हमने अमन से कह दिया कि तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो। एक हफ्ते बाद हम लोगों को जब घर वापस जाना था तो हमने अमन को समझाया कि अगर वह शादी करेगा तो हमारी पसंद की लड़की से ही करेगा, क्योंकि जो उसकी पसंद है वह हमें हरगिज भी पसंद नहीं है। हमारी बात सुनकर अमन पूरी तरह से घबरा गया। वह बोला कि आप लोग मेरे प्यार को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस शादी के खिलाफ भी होंगे तो भी मैं मिनी से शादी हर हाल में करके ही रहूंगा। मैं और मेरे पति गांव वापस लौट आए थे, लेकिन अब हम अपने बेटे का फैसला सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी थे, क्योंकि हम एक ऐसी लड़की को अपने घर की बहू हरगिज नहीं बना सकते थे जिसमें संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं थी। दूसरी तरफ परी के घर वालों का हमारे पास बार बार फोन आ रहा था कि हमारा जो भी फैसला हो उन्हें जल्द से जल्द बताएं। इसलिए मेरे पति ने अमन को फोन करके कह दिया कि अगर वह मिनी से शादी करेगा तो उसे हमारी जायदाद में से 1 रुपए का भी हिस्सा नहीं मिलेगा। यह बात सुनकर अमन बुरी तरह से डर गया और 3 दिन के बाद ही उसने फोन करके कहा कि वह हमारी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए तैयार है। यह सुनकर हम सब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। हमने तुरंत ही परी के घर जाकर इस रिश्ते को पक्का कर दिया और जो जरूरी रस्में थी वह भी पूरी कर ली। जल्द ही पंडित जी से बात करके हमने सगाई और शादी की तारीख भी निकलवा ली और सारे रीति रिवाजों के साथ हम अपनी बहू को विदा करवा के अपने घर ले आए। परी को बहू के रूप में पाकर मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैं जैसी बहू चाहती थी सच में वह बिल्कुल वैसी ही गुणों वाली बहू थी। उस दिन सब कुछ बहुत अच्छे से बीता। उसके बाद जब अमन की छुट्टियां खत्म हो गईं तो हमने परी को भी अमन के साथ शहर भेज दिया। मैं अपने पति के साथ बहुत ही सुकून से अपनी जिंदगी जी रही थी, क्योंकि हमारी जो भी जरूरी जिम्मेदारियां थीं वह सब पूरी हो चुकी थीं और जैसा जीवन साथी हम अपने बच्चों के लिए चाहते थे बिल्कुल वैसा ही जीवन साथी हमारे बच्चों को मिला था। सब कुछ ठीक चल रहा था। धीरे धीरे अमन की शादी को 1 साल पूरा हो गया था और हम सब बच्चे की आस लगाए बैठे हुए थे, लेकिन परी को बच्चा नहीं हो रहा था। जब मैंने परी से इस बारे में बात की तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि मुझ में क्या दिक्कत है। उसके बाद अमन और परी डॉक्टर के पास भी गए, लेकिन इस बात का कोई भी हल नहीं निकला। हम लोग इधर बच्चे की किलकारियां सुनने के लिए बहुत ही ज्यादा बेसब्र थे। अमन परी का इलाज करवा रहा था, लेकिन बात अभी भी वहीं पर जैसी की तैसी ही थी। अमन मुझसे कहने लगा, मैं तो पहले ही इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन आप लोगों ने जबरदस्ती मुझे इससे शादी करवा दी। अब लो भुगतो, अब तो आपका वंश आगे बढ़ने से रहा नहीं। उसकी बातें सुनकर मैं भी चुप सी हो गई, क्योंकि आखिर परी थी तो मेरी ही पसंद की, इसलिए अगर उसमें कोई भी कमी होती तो सुनना तो मुझे ही था। समय बीत रहा था, लेकिन अभी भी परी की गोद सूनी ही थी। धीरे धीरे 2 साल पूरे हो गए, लेकिन परी एक बार भी पेट से न हो पाई। अब तो मुझे भी थोड़ी थोड़ी गुस्सा सी परी पर आने लगी थी, लेकिन जब कभी मैं दूसरे नजरिए से सोचती तो मुझे उसके लिए भी बुरा लगता। आखिर कौन सी औरत माँ नहीं बनना चाहती, लेकिन हम भी अपनी भावनाओं के आगे मजबूर थी। दूसरा, हमारे आसपास के जो भी रिश्तेदार बिरादरी वाले थे वे भी तरह तरह के ताने मारने लगे थे कि एक बांझ लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दी। इधर अमन भी परी को लेकर हम लोगों को आए दिन खरी खोटी सुनाता रहता था। एक दिन अमन ने कहा कि मैं अब एक बांझ के साथ नहीं रह सकता, मुझे भी अपना वंश बढ़ाना है, इसलिए मैं अब दूसरी शादी करने की सोच रहा हूँ। पहले तो अमन की बात सुनकर हमें गहरा धक्का लगा, लेकिन अपनी जगह मुझे वह भी ठीक लगा। अपने बेटे के नजरिए से अगर देखती तो उसके लिए यह फैसला सही था, लेकिन अगर मैं अपनी बहू के नजरिए से देखती तो यह फैसला बहुत ही गलत था। मैं अब बड़ी ही उलझन में फंस चुकी थी। अभी ये सारी परेशानियां चल ही रही थी कि एक दिन ऐसी घटना हुई जो मुझ पर बिजली बनकर टूट पड़ी। मेरे पति का हार्ट अटैक से देहांत हो गया। मैं तो जैसे पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि मेरे पति मेरा बहुत बड़ा सहारा थे, लेकिन उनके जाने के बाद अब मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। कुछ दिनों के बाद जो भी लोग घर में थे वो भी सब चले गए और अकेलापन मुझे काटने को दौड़ने लगा। परी ने मुझसे कहा कि माँ, आखिर यहाँ गांव में रखा ही क्या है, यहाँ कौन आपकी देखभाल करेगा।
इसलिए अच्छा यही होगा कि आप भी हमारे साथ शहर ही चलें। वहाँ आप हम लोगों के साथ रहेंगी तो आपका भी मन लगा रहेगा, और मैं भी तो शादी के बाद आपके साथ ज़्यादा दिन नहीं रह पाई, इसलिए अब आपको अपने बेटे और बहू के साथ ही रहना चाहिए। अमन ने कहा कि माँ, आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको इसी घर में अच्छा लग रहा है तो आप यहीं रह सकती हैं। लेकिन परी का कहना यही था कि नहीं माँ, आप यहाँ मत रहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ भले ही इस घर से आपकी यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन अकेलापन बहुत बुरी चीज़ होती है जो अच्छे खासे इंसान को भी बीमार बना देता है। इसलिए अब आप हमारे साथ ही चलकर रहिए। कुछ दिनों बाद मैं अपने बेटे बहू के साथ शहर चली गई। वहाँ वैसे तो सब कुछ बहुत अच्छा था। मेरी बहू दिन भर मुझसे ढेर सारी बातें करती। मैं कभी उसके साथ बाजार जाती तो कभी नीचे पार्क में निकल जाती, लेकिन जो गांव का माहौल होता है वह शहर में कहाँ मिलता है। वैसे ताजी आबो हवा वहाँ देखने को कहीं नहीं मिलती। वैसा साफ आसमान, शुद्ध वातावरण हमें शहर में किसी भी हाल में नहीं मिल सकता। हर वक्त शोर शराबा बना रहता है, और तो और जो आसपास के लोग होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा स्वार्थ लगता है, क्योंकि कोई किसी से मतलब रखना ही नहीं चाहता। हर कोई बस सिर्फ पैसा कमाने की भीड़ में दौड़ता चला जा रहा है। शायद इसलिए मेरा बेटा भी इसी तरह का हो चुका था। अभी मुझे शहर में आए हुए 1 हफ्ता ही हुआ था। एक रात अचानक से मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो मैंने सोचा कि मैं बालकनी में जाकर थोड़ा खुली हवा में टहल लूं। इसलिए मैं आधी रात को चुपचाप बालकनी में टहलने लगी। तभी मैंने देखा कि परी अजीब तरह से अपने दुपट्टे में कुछ छुपा कर ले जा रही थी। मैंने सोचा आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे बहू छुपा कर लेकर जा रही है। फिर मुझे लगा कि हो सकता है कोई चीज़ हो। बेटे बहू की बात है, आखिर मुझ बुढ़िया को करना ही क्या। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। एक दिन बहू बाजार से ढेर सारा सामान लेकर आई। मैं सोफे पर बैठकर सब्जी छील रही थी और परी मुझे अपनी खरीदारी के बारे में बता रही थी। उसके बाद उसने एक वैसलीन का डब्बा निकाला। वैसे मुझे हैरत ना होती, लेकिन डब्बा बहुत ज़्यादा ही बड़ा था, इसलिए मुझे कुछ अजीब लगा। फिर मैंने सोचा हो सकता है कि मेरी बहू अपनी किसी ब्यूटी टिप्स की वजह से इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हो, जिसकी मात्रा इतनी ज़्यादा लगती हो। इसलिए मैंने उस वक्त कोई सवाल नहीं पूछा। लेकिन अजीब बात यह थी कि परी उस डिब्बे को मेरी नज़रों से छुपाने की कोशिश कर रही थी। करीब 1 महीना ही बीता था कि अगले महीने परी जब फिर से खरीदारी करने गई तो उस दिन मैं उसका सामान निकलवाने में मदद करने लगी। मैंने जैसे ही बैग में हाथ डाला तो देखा कि आज वह फिर से एक बहुत बड़ा वैसलीन का डब्बा लेकर आई थी। अब तो मुझे बहुत ही अजीब लगा कि इतनी जल्दी वह पहले वाला डब्बा आखिर कैसे ख़त्म हो सकता है। मैंने तुरंत ही परी से कहा, बेटा तुम इतनी ज़्यादा वैसलीन का आखिर करती क्या हो। मेरी बात सुनकर परी बुरी तरह से घबरा गई और उसने एक झटके से मेरे हाथ से उस डिब्बे को ले लिया और तुरंत ही लेकर उसे कमरे में चली गई। जब वह कमरे से लौटकर आई तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और उसके हाथ धीरे धीरे काँप रहे थे। मैंने एक बार फिर से उससे पूछा तो वह जबरदस्ती के चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली, कुछ नहीं माँ जी, वो मैं बस इतना कह ही पाई थी कि तभी अमन ऑफिस से लौट आया और वह बात वहीं बीच में ही ख़त्म हो गई थी। मेरे दिमाग में अब ये सवाल बार बार घूमता रहता था कि मेरी बहू वैसलीन को लेकर इतनी घबराई हुई क्यों रहती है और वह इतनी सारी वैसलीन का आखिर क्या इस्तेमाल करती है। इंसान की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसकी नींद कम होती चली जाती है। मुझे भी कुछ दिनों से रात में नींद नहीं आया करती थी, और जब नींद ना आए तो लेटे लेटे और भी ज़्यादा बेचैनी होती है, तो मैं कुछ देर बालकनी में आकर बैठ जाया करती थी। एक रात जब मैं बालकनी से वापस अपने कमरे में जा रही थी तो मैंने अपनी बहू की चीख की आवाज़ सुनी। मैं बुरी तरह से घबरा गई और उसके कमरे के पास गई तो उसकी अजीब सी रोने की और चीखने की आवाज़ आ रही थी। पहले मैंने सोचा कि मैं दरवाज़ा खटखटाकर पूछूं, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लगा, इसलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गई। लेकिन इस पूरी रात मैं चैन से सो नहीं पाई। अगली सुबह मैं जैसे ही उठी मैंने परी से पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम्हें रात में कोई तकलीफ हुई थी, क्या कोई दिक्कत है। तो परी ने कहा, नहीं माँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। मैंने सोचा कि अगर मैं उसे यह बताऊंगी कि मैंने उसके चीखने की आवाज़ सुनी तो वह पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगी। मैं उसके कमरे में बाहर खड़ी उसके कमरे की आवाज़ें सुन रही थी, इसलिए उस वक्त मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा।
परी अपने डॉक्टर से इलाज करवा रही थी और जब मैं आई तो वह मुझे भी अपने साथ डॉक्टर के क्लिनिक लेकर जाती थी। डॉक्टर का कहना यही था कि परी में कोई कमी नहीं है, लेकिन वह पेट से क्यों नहीं हो पा रही, यह वजह हमें समझ नहीं आ रही थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरे बेटे में कमी है, लेकिन जब अमन के सारे टेस्ट भी सही निकले तब तो मेरी समझ से ही बाहर हो गया कि आखिर मेरी बहू को बच्चा क्यों नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने मेरे बहू बेटे पर जादू टोना करवा दिया हो, इस वजह से उसे बच्चा नहीं हो रहा। दूसरी तरफ अमन दूसरी शादी करने के लिए जिद पकड़े हुए था और वह आए दिन इस बात को लेकर मुझसे और बहू से जबरन करता था। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि जब तुम में और बहू में कोई कमी नहीं है, इसका मतलब यह है कि कोई ऊपरी चक्कर है जिस वजह से तुम्हें बच्चा नहीं हो पा रहा है। मेरी बात सुनकर वह मेरा मजाक उड़ाने लगा। बोला, आप किस जमाने में जी रही हो माँ, यह सब अंधविश्वास की चीजें होती हैं। वहाँ डॉक्टर इसकी कमी का पता नहीं लगा पा रहे हैं। यह एक बांझ औरत है और मैं अब इसके साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता, इसलिए मैं जिससे प्यार करता था अब मैं उसी से शादी करूंगा। मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनने वाला। मैंने अमन को समझाने की कोशिश की कि बेटा जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत लो, वह लड़की ठीक नहीं है, परी से अच्छी पत्नी तुम्हें नहीं मिल सकती। लेकिन अमन था कि सुनने को तैयार ही नहीं था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए अब तो मेरी बची कुछ नींद भी उड़ चुकी थी। मैंने अपने कुछ रिश्तेदारों से किसी अच्छे ओझा या बाबा के बारे में पता करने को कह दिया ताकि मैं अपनी बहू को उसे दिखा सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अविनाश उस मिनी से शादी करे और अपना जीवन बर्बाद कर ले। उस रात भी मैं कुर्सी पर बैठे बैठे यही सब सोच रही थी कि तभी मुझे बाहर कुछ खटपट सुनाई दी। मैंने सोचा इतनी रात में आखिर कौन है। मैंने धीरे से दरवाजा खोला तो परी वही वैसलीन का डब्बा अपने दुपट्टे में छुपाकर लेकर जा रही थी और बार बार इधर उधर देख रही थी। मुझे उसके इस खुफिया तरीके से बहुत ही ज्यादा हैरत होती थी और ये समझ नहीं आता था कि वह इतनी रात में वैसलीन के डिब्बे का आखिर करती क्या है। उसके कमरे में जाने के बाद मैं तुरंत ही उसके पीछे गई और उसके कमरे के बाहर खड़ी हो गई। थोड़ी देर के बाद मुझे परी की सिसकियों की आवाज आई और तभी मैंने वह सुना जिससे मेरे होश ही उड़ गए। मेरा बेटा परी के ऊपर चिल्लाकर उससे कह रहा था, पीछे हो, और परी बेचारी उसके आगे गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन वह उसके साथ शायद जबरदस्ती कर रहा था। उसके बाद उसने परी पर हाथ भी उठाया, जिसकी गूंज मुझे बाहर तक सुनाई दी और वह एक बार फिर से बुरी तरह से कहने लगा, पीछे घूम, और बस कुछ ही देर में परी की चीखने की आवाज कमरे के बाहर तक आने लगी। मैं वापस अपने कमरे में लौट आई। मुझे यह सब मामला अब बहुत ही गंभीर लग रहा था, लेकिन आखिर यह सब क्या था, वह मेरी समझ से बाहर था। मैंने उसी रात फैसला कर लिया कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है मैं उसे अब जानकर ही रहूंगी। अगले दिन अमन के ऑफिस जाने के बाद मैंने परी को अपने पास बिठाया और रात वाला जो भी पूरा किस्सा था मैंने उसे साफ साफ सुना दिया। मेरी बात सुनकर परी बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगी और मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि माँ जी, अमन से सबके बारे में मत कहिएगा, नहीं तो वह मेरे साथ और भी बहुत ज्यादा बुरा करेंगे। मैंने कहा, तुम्हें मेरी कसम बेटा, जो भी बात है मुझे साफ साफ बताओ, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। उसके बाद परी ने जो भी कहा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बोली, माँ जी, आप जानना चाहती हैं ना कि मैं 2 साल से पेट से क्यों नहीं हो पाई। उसकी वजह यह है कि आपका बेटा मेरे साथ गलत तरीके से रिश्ता बनाता है, जिससे मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और वैसलीन का इस्तेमाल भी मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि अमन की यही ख्वाहिश है। मेरी शादी उससे जब से हुई है तब से मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो और वह मुझे उसकी हर रात सजा देता है। मुझ पर अपना पता नहीं किस बात का गुस्सा निकालता है। मैं भी इसी तकलीफ को झेल कर थक चुकी हूँ और हर दिन भगवान से यही दुआ करती हूँ कि काश मैं जल्द से जल्द मर जाऊँ। मैंने अमन को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मेरी एक भी नहीं सुनता है। उसे तो मेरी जरा भी परवाह नहीं है। मुझे जितनी ज्यादा तकलीफ होती है उसे उतना ही ज्यादा सुकून मिलता है, इसलिए वह मुझे पीछे घूमने को कह रहा था। बच्चे का सुख तो तभी मिलेगा ना जब जो सही तरीका है वह अपनाया जाएगा। गलत तरीका अपनाने से किसी को औलाद का सुख आखिर कैसे मिल सकता है। यह कहते कहते परी बेचारी फूट फूट कर रोने लगी
और मेरे गले से लग गई। अपने बेटे की दरिंदगी सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी औलाद इतनी नालायक निकलेगी। मैंने परी से कहा, बेटा इसमें सबसे ज्यादा गलती मेरी ही है, क्योंकि ये शादी मेरी मर्जी से हुई थी और मेरी खुशी की सजा आज तक अमन तुम्हें देता आया है, लेकिन बस अब और नहीं। मैंने तुरंत ही अमन को फोन करके घर बुला लिया, लेकिन परी बार बार मुझसे हाथ जोड़कर यही कहती जा रही थी कि माँ जी अमन से कुछ मत कहिए, वरना वह मेरा और भी बुरा हाल कर देंगे। जब अमन लौटकर आया तो मैंने उसे सारी बात बताई और कई तमाचा मार मार कर उसका मुंह लाल कर दिया। वह तो अपनी गलती की माफी मांगने की जगह उल्टा हम पर चीखने चिल्लाने लगा कि अगर इस तरह की जबरदस्ती मेरे साथ करी जाएगी तो मैं ऐसा ही करूँगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं मिनी से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। मैंने अमन से कहा कि तुझे मिनी से शादी करना है ना, लेकिन क्या तू उसकी सच्चाई जानता है? मेरी बात सुनकर अमन हैरत से बोला कि सच्चाई? कौन सी सच्चाई? तो मैंने कहा, तूने कभी सोचा कि हमने तुझे मिनी से शादी न करने का फैसला 3-4 दिन के बाद क्यों सुनाया? जिस दिन तुमने मिनी को हमसे मिलवाया, हमने उसी दिन शादी से इनकार क्यों नहीं किया? जबकि तुझे अच्छे से पता था कि वह लड़की तो मुझे पहली नजर में ही पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं और तेरे पापा तेरी खुशी के लिए उस लड़की से तेरी शादी करा देते, अगर हमें उस रात उस लड़की की सच्चाई पता न चलती। अमन ने कहा, कौन सी सच्चाई? मैंने उससे कहा कि जब हम यहाँ रुके हुए थे तो तुझे याद है कि एक रात मैं और तेरे पापा कुछ दूरी पर टहलने के लिए निकल गए थे। उस जगह पर एक क्लब पड़ा जिसमें बहुत सारे लड़के लड़कियां अंदर बाहर जा रहे थे। उस क्लब के सामने पार्क था और हम उसी पार्क में बैठे हुए थे। तभी मेरी नजर मिनी पर पड़ी और मैंने उसे 3 लड़कों के साथ उस क्लब से बाहर निकलते हुए देखा। वह उन तीनों के गले में बाहें डाले झूम रही थी और मैं तेरे पापा ये सब देख रहे थे कि उसके बाद वह लड़की उन तीनों लड़कों के साथ एक कार के अंदर जाकर बैठ गई। ये सब देखकर हमें बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि मुझे यही अफसोस हो रहा था कि आखिर मेरे बेटे की पसंद ऐसी कैसी हो सकती है। उसके बाद हम लोग धीरे से उस गाड़ी के पास गए और अंदर का नजारा देखा तो उसे देखकर हमारे होश ही उड़ गए। अंदर वह लड़की उन तीनों लड़कों के साथ मुझे तो आगे कहते हुए भी शर्म आ रही है। बेटा अमन को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ और वह मुझसे बोला कि अब आप मुझे रोक नहीं सकती, इसलिए मुझे मिनी के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हैं। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं तो मुझे पूरा यकीन है कि वह लड़की आज भी क्लब में जाती होगी, क्योंकि ऐसी गंदी आदतें कभी किसी की नहीं छूटती। आज रात 9 बजे के बाद तुम खुद वहां जाकर अपनी आंखों से सब कुछ देख लेना। उस दिन रात के 9 बजे तक अमन बुरी तरह से बेचैन हो रहा था। जैसे ही 8 बजे अमन तुरंत ही तैयार होकर चेहरे पर मास्क लगाकर घर से निकल गया। मैं दूसरी तरफ भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि काश उस दिन मैंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा वह सब कुछ मेरा बेटा भी देख सके और यह जान सके कि उसकी पसंद कितनी गलत थी। करीब 2 घंटे के बाद अमन घर लौट आया, लेकिन अब बिल्कुल शांत लग रहा था। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था। मैं बार बार उससे पूछ रही थी कि क्या हुआ, तुमने वहां क्या देखा, पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं फूट रहा था। फिर अचानक से रोने लगा और परी के पैरों में गिर पड़ा और उसके पैर पकड़कर उससे माफी मांगने लगा। परी ने उसे तुरंत ही ऊपर उठाया और उससे कहा कि आप यह क्या कर रहे हैं। उसने उसे गले से लगा लिया। अमन मुझसे भी माफी मांगने लगा, बोला, मेरे गुनाह की कोई माफी नहीं है माँ, मैंने परी के साथ जो कुछ किया ऐसा तो इस दुनिया के किसी भी पति ने अपनी पत्नी के साथ नहीं किया होगा। मैंने अमन से पूछा कि तुमने आखिर वहां क्या देखा। उसके बाद उसने बताया कि उसने आज मिनी को क्लब के अंदर ही एक कमरे में कई सारे लड़कों के साथ, इतना कहते ही वह फिर से रोने लगा। उसके बाद उसने कहा कि दरअसल मुझे मिनी ने ही कहा था कि मैं अगर परी के साथ इस तरह का बर्ताव करूंगा तो वह परेशान होकर खुद ही मुझे तलाक दे देगी और फिर हम दोनों आराम से शादी कर लेंगे। लेकिन परी तो इतना सब कुछ झेलने के बाद भी मुझे छोड़ने का नाम तक नहीं ले रही थी। उसके बाद हमारे दिमाग में विचार आया कि मैं यही सब आगे भी जारी रखूं, जिससे परी कभी भी पेट से नहीं होगी तो एक दिन आप लोग खुद ही परेशान होकर मुझे दूसरी शादी करने की इजाजत दे देंगे तो मैं मिनी से आराम से शादी कर लूंगा। मुझे नहीं पता था कि वह लड़की मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रही है और मैं उसकी सारी बातें चुपचाप मानता चला जा रहा था।
बिना ये सोचे समझे कि मैं एक इंसान पर कितना बड़ा जुल्म कर रहा हूँ। परी ने अब तक बिना किसी जुर्म के बहुत कुछ झेला है, इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि वह मुझे तलाक दे दे। मेरे जैसा दरिंदा पति वह रिजर्व ही नहीं करती। परी को तो ऐसा पति मिलना चाहिए जो उसे खूब प्यार करे, उसकी देखभाल करे, उसकी इज्जत करे। उसने तो मुझे बहुत कुछ दिया, पर मैं उस पर जुल्म करता रहा, लेकिन वह मेरे साथ प्यार से ही पेश आती रही। अमन ने कहा, लेकिन माँ, आपने मुझे यह सच्चाई उसी दिन क्यों नहीं बताई? तो मैंने कहा, बेटा, मैंने तुझे इस डर की वजह से नहीं बताया कि अगर तुझे मिनी की ये हकीकत पता चल गई तो कहीं तुम टूट ना जाए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि सच्चा प्यार जब धोखा देता है तो इंसान बिखर जाता है। इसलिए हमने तुझे उसकी सच्चाई नहीं बताई। लेकिन हमें क्या पता था कि मेरे ऐसा करने की वजह से तू परी के साथ इतना बड़ा गुनाह कर बैठेगा और हमारे किए की सजा उसे देगा। उस दिन मैं और मेरा बेटा बहू तीनों ही फूट फूट कर रोए। उस दिन सारे रहस्यों से पर्दा उठ चुका था और जो भी बुराइयां थी वे आंसुओं से ढल चुकी थीं। अमन ने तो परी से कह दिया कि वह उसे तलाक दे दे, लेकिन परी ने कहा कि मैं आपसे सच्चा प्यार करती हूँ और मैं अब यही चाहती हूँ कि बीती सारी बातें भुलाकर हम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करें और एक खुशहाल जीवन जिएं। उस दिन के बाद से सब कुछ ठीक हो गया और आज मेरे बेटे के 2 जुड़वे बेटे हैं और हम सब एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।